प्यारे बच्चों, सुप्रभात। जैसा कि आप सभी लोग विदित हैं कि पूरी दुनिया में वैश्विक महामारी कोरोना फैली हुई है। ऐसे समय में कक्षाओं का चलना संभव नहीं है। डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, सैनिक अपना काम कर रहे हैं, देश की जो भी योद्धा हैं वो अपने अपने ढंग से अपना अपना काम राष्ट्र सेवा में कर रहे हैं। सामाजिक विषय में आप लोग अक्सर पढ़ेंगे कि राष्ट्र शब्द की परिभाषा, अन्य सारी चीजें पढ़ते हैं। एक अध्यापक होने के नाते मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं अपने राष्ट्र के भविष्य को संवारूं, और हमारे राष्ट्र के भविष्य आप हैं। ऐसी स्थिति में बहुत से बच्चों ने, चूंकि मैं सामाजिक विषय का वीडियो बना चुका हूं, हाई स्कूल सामाजिक विषय, इंटरमीडिएट इतिहास, हाई स्कूल के बहुत से बच्चों ने फोन करके आग्रह किया कि सर आप साइंस का भी बना दीजिए। मैं एक छोटा सा प्रयास किया, उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को समझ में आए और आप इसका लाभ उठाएंगे। इसमें हम जीव विज्ञान से शुरू कर रहे हैं। पाठ 6 है आपका जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में बच्चों, थोड़ा सा पूरे डीप में जाने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपसे पूछा गया सवाल आपके अंतर मन को झकझोरेगा, एक झंझावात उत्पन्न करेगा, जिससे आप समझने का प्रयास करें। प्यारे बच्चों, अगर यदि आप समझ लेंगे तो हमारा प्रयास सार्थक होगा। हमारा प्रयास यह है कि किसी भी कीमत पर आप रटे न, सिर्फ समझे। आइए हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा जो आप अपने आप में उत्तर देंगे, मैं भी सपोर्ट करूंगा। पहला चीज है, जब मैं आपसे ये पूछूं कि आप सजीव हैं कि निर्जीव, तो आप कहेंगे सर मैं सजीव हूं। दूसरा प्रश्न मैं पूछता हूं कि सजीव है तो क्या लक्षण है आपके, तो थोड़ा सा आप सोचेंगे, फिर बोलेंगे सजीव है तो सर हम शोषण करते हैं, पोषण करते हैं, वृद्धि करते हैं, गति करते हैं, अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, जिनको प्रजनन कहा जाता है। इस सजीव के लक्षण है। चाहे जितने भी जीव हैं, आपको जो इस पर्यावरण में जो भी इस तरह के लक्षण के हो, चाहे वो वनस्पतियां हो चाहे वो जीव, सबको हम सजीव कहेंगे। अब आपसे जब मैं एक प्रश्न और पूछूं कि आप एक कोष की जीव हैं कि बहु कोष की जीव हैं, तो आपका उत्तर आएगा कि सर मैं बहु कोष की जीव हूं। इसका मतलब जीव भी दो तरह के होते हैं, एक कोष की होते हैं, एक बहु कोष की होते हैं। कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। उदाहरण के लिए अणुओं की गतियां जो सूक्ष्म स्केल पर होते हैं। क्या यह अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है? यदि हम प्रश्न किसी व्यवसायी जीव विज्ञानी से करें तो उसका उत्तर सकारात्मक होगा। वो कहेगा हाँ, वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती है। जब वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते हैं, अतः इसी कारण यह विवाद बना हुआ है कि वास्तव में सजीव है या नहीं। मतलब इनको यह कहा जाता है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। अब हम आपसे पूछें कि जीवन के लिए आणविक गतियां क्यों आवश्यक है। सजीवों की संरचना सुसंगठित होती है, इसको ध्यान से समझिएगा। अब यदि मैं आपसे यह पूछूं कि आपका शरीर किससे बना है, तो आपका उत्तर आएगा ऊतक से। मैं पूछूं ऊतकों से क्या हुआ, तो ऊतकों से कोशिकाओं का निर्माण हुआ, और कोशिकाओं से कोशिकांगों का निर्माण हुआ, कोशिकांगों से अंगों का निर्माण हुआ, और अंगों से शरीर का निर्माण हुआ। इन चीजों को बड़े ध्यान से समझिएगा। ऊतक, ऊतकों का समूह कोशिका, कोशिका से कोशिकांग, कोशिकांग से अंग, अंग से पूरा शरीर बना हुआ है।
सजीवों में ये सभी लक्षण सुसंगठित ढंग से होते हैं। होता यह है कि पर्यावरणीय प्रभाव के कारण यह इसमें टूट फूट होती है, तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता है। अतः जीवों की शरीर की मरम्मत तथा अनुसरण की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती है। अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। सजीवों में अनुचरण प्रक्रम कौन कौन से हैं, आइए खोजते हैं। इस टॉपिक पे हम आपको आज पाचन तंत्र पे पूरा ले चलेंगे, क्योंकि शरीर की जो टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं, उनकी मरम्मत के लिए आपके शरीर के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब यदि मैं यह प्रश्न करूं कि आप भोजन करते हैं, क्या कोई ऐसा बच्चा भी है जो भोजन नहीं करता है? सब लोग कहेंगे नहीं सर, सब लोग करते हैं। इसी को हम जीव विज्ञान के सेंस में भोजन का अंतर्ग्रहण कहते हैं। अभी हमने चर्चा किया है कि कुछ जीव एक कोश की होते हैं और आप कैसे कोश की है, बहुकोश की जीव है। तो एक कोश की जीव में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जा सकता है, लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं। उदाहरण समझिए, जैसे एक कोश की जीव, अक्सर आपके इम्तिहान में पूछता है कि एक कोश की जीव का उदाहरण दीजिए। अमीबा, पैरामीशियम। अमीबा कोश की सतह से अंगुलियों जैसे अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेता है और संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाता है। आप इस चित्र को देख सकते हैं। इस चित्र को देखेंगे तो अमीबा का पोषण दिया गया है। देखिए, गड्ढा बन जाता है, फिर इसमें भोजन इसका चला जाता है और ये अंतर्ग्रहण कर लेता है। रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाते हैं। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर के बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। पैरामीशियम भी एक कोश की जीव है, जैसा कि बताया गया है। इसकी कोशिका एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक पेशाब को गति द्वारा पहुंचता है, जो कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं। अब यदि मैं आपसे यह प्रश्न करूं कि क्या आप मनुष्य हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। चलिए, मैं आज आपके बारे में बात करता हूं कि आप भोजन करते हैं। कहेंगे सर बिल्कुल करते हैं। तो भोजन करते हैं तो क्या प्रोसेस है, एक प्रश्न आपके मन में होना चाहिए। दूसरा चीज ये, भोजन क्यों करते हैं। तो जो ऊपर चर्चा हुई है अभी, इससे आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए, विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए हमें भोजन बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसी से हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है। अभी तक तो मैं आपको ऊपर पढ़ाया, ऊपर मतलब सामान्य परिचय कराया। अब मैं चलता हूं कि आपका पाचन तंत्र कैसे काम करता है। बड़े ध्यान से इसको समझेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण आता है, प्रश्न आता है। इसमें पूछा जाता है पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। आप इन चित्रों को ध्यान से देखिए और अपने अंतर मन से सोचिए। सभी लोगों के पास मुंह है, चेक कर लीजिएगा भाई। अब आप यदि अपने मुंह को खोलें तो क्या दिखाई देगा? दांत दिखाई देगा, जिह्वा दिखाई देगी। दांत और जिह्वा ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं आपको भोजन निगलने के लिए, क्योंकि भोजन को कुतरना, चबाना, पीसना, यह प्रक्रिया है, और फिर मिक्स होना। यह पूरा जो कार्यक्रम चलता है, जैसे आप भोजन चबाते हैं, पहले कुतरते हैं, काटते हैं, तो इसमें विभिन्न तरह के
दांत, विभिन्न तरह के दांत हैं जिनका फंक्शन अलग अलग है। अब आप सोचेंगे, जैसे अपने मुंह पे आप ध्यान दीजिए, तो ऊपरी होठ, ऊपरी दांत, ऊपरी तालू, यूबुला। यूबुला आप जब हा करें तो जीभ के अंत भाग में दो गड्ढे जैसे दिखते हैं, काले काले से दिखते हैं। फिर टैंसिल, जीभ, नीचे का दांत, नीचे की होठ, यह पूरा आपको कहा जाता है मुख गुहा। क्या कहा जाता है? मुख गुहा। तो आपको एक हेडिंग मिल सकती है। अब मुख गुहा में होता क्या है? आप भोजन को कुतरते हैं, चबाते हैं, फिर पीसते हैं। इस बीच जिह्वा एक काम करती है, आपकी लार मिलाती है। लार में टाइलिन, महत्वपूर्ण ध्यान दीजिएगा, या सैलाइवरी इमाइलेज एंजाइम होता है। यह मंड पर क्रिया करके उसे शर्करा में बदल देता है। भोजन लेईसा होकर ग्रसनी के निगल द्वार तथा ग्रास नली में से होकर अंत में आमाशय में पहुंचता है। यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिए, यदि आप सूखी रोटी ले लीजिए और उसको ज्यादा देर तक चबाइए तो देखिएगा मीठा लगेगा, वो इन लारों के कारण होता है। तो जीवा हमारा मिक्सर का काम करती है और यह भोजन को चिपचिपा बनाती है। तब भी हम अपनी घाटी द्वार द्वारा इसको नीचे निगल सकते हैं। अगर जब भोजन चिपचिपा नहीं है तो आपके घाटी द्वार में जाकर के अटक जाता है। अब आप देख सकते हैं अपने चित्र में मुख द्वार, मुख गुहा। मुख गुहा में पूरा दिखाया गया आपका। उसके बाद है ग्रसिका। यह एक नली जैसा आपको दिख रहा है। इससे भोजन होते हुए इस नली में, जैसे आप घाटी से अपनी बित्ते से, जिसको कहा जाएगा, एक बित्ता नापें तो आमाशय में आ जाएंगे। इसकी एक निश्चित दूरी होती है। आमाशय में पाचन, आमाशय में लगातार क्रमाकुंचन के कारण भोजन पिसता है। साथ ही जठर ग्रंथियों से निकलकर जठर रस भी इसमें मिलता है। जठर रस में नमक के अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अतिरिक्त पेप्सिन और पिरेनिन नामक प्रोएंजाइम होते हैं। यहीं से आपके भोजन का पाचन शुरू होता है। कहने का मतलब, जो कुछ भी आप भोजन करते हैं उसमें कुछ गरिष्ठ होते हैं, कुछ वायरस होते हैं, लेकिन HCl या अन्य पदार्थ जो निकलते हैं वह उनको गलाने का काम करते हैं या मारने का काम करते हैं। इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इन प्रोएंजाइमों को क्रियाशील बनाता है तथा भोजन को सड़ने से बचाता है। यह भोजन के सताए बैक्टीरिया को भी नष्ट करता है। पेप्सिन अम्ल के साथ मिलकर के प्रोप्सिन अम्ल के साथ मिलकर के पेप्सिन में बदल जाता है और भोजन के प्रोटीन पर क्रिया करता है। प्रेनिन भी रेनिन में बदलकर दूध को फाड़कर उसे के प्रोटीन को अलग करता है। इस तरह से आपका पूरा पाचन प्रक्रिया जो है यहीं से आरंभ होता है। कहां से? आमाशय से। यहां से तमाम आमाशयिक रस निकलते हैं जिससे आपके भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। इसके बाद होता है तीसरा पार्ट आपका ग्रहणी। आप चित्र में देख सकते हैं। ग्रहणी में पाचन जो है, ग्रहणी में काई, या हम कह सकते हैं अधपचा भोजन में पहले पित्त रस तथा बाद में अग्नाशयिक रस मिलता है। पित्त रस क्षारीय होता है, यह भोजन की अम्लता को दूर करता है तथा अग्नाशयी रस प्रोएंजाइम्स को क्रियाशील अवस्था में बदलता है। अग्नाशयी रस के 3 प्रमुख एंजाइम होते हैं। इसमें होता है टिप्सिन, नोट कर सकते हैं आप। शेष अधपचे प्रोटीन और पेप्टोज पर क्रिया करके उसको एमिनो अम्ल में बदलता है। एमाइलोप्सिन यह विभिन्न प्रकार के शर्कराओं को मंड और ग्लूकोज में बदलता है। टीएमएफसिन वसाओं पर क्रिया करके उसे वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है।
ग्रहणी में अधिकतर पाचन पूरा हो जाता है, शेष पाचन क्षुद्रांत में पूरा किया जाता है। अब आप यहां चले आइए बृहदांत क्षुद्रांत। तो यहां पर आप ये देखेंगे कि क्षुद्रांत में आंतर ग्रंथियों से आंतररस स्रावित होता है और कई एंजाइम होते हैं, जैसे इरेप्सिन। ये शेष प्रोटीन तथा उसके अवयव को एमिनो अम्ल में तथा मल्टोज, लैक्टोज इत्यादि विभिन्न शर्कराओं को ग्लूकोज तथा लाइपेज तथा शेष वसाओं को ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्लों में बदल देता है। इस तरह से आपके भोजन का पाचन होता है। इसमें एक क्रमाकुंचन गति होती है। यदि आप पेट पे शांत कहीं हैं और वहां पे यदि आप अपना कान लगाकर सुन रहे हैं तो वहां पर आपको गुड़गुड़ की आवाज सुनाई पड़ती है या घड़घड़ की आवाज सुनाई पड़ती है। तो वहां पर क्रमाकुंचन गति होता है और इस क्रमाकुंचन गति से भोजन धीरे धीरे पचता हुआ आगे बढ़ता जाता है। आज के चैप्टर में चूंकि आपके सिलेबस में इतना ही है तो आज के चैप्टर में बस इतना ही।